मगर हम चाहते हैं कि एसएसके भारत ग्रुप क्या कर रहा है इसके बारे में हमारे पूरे परिवार को क्लियरिटी रहे, और इस उद्देश्य से ये शाम के इस फंक्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं 3 चरण है इस फंक्शन के। एक हम हमारी एसएसके भारत की कॉर्पोरेट फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, वो आप देखोगे। दूसरे चरण में मैं एसएसके भारत का प्लानिंग, मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, ये और आने वाले भविष्य का प्लान, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद में हमारे साथ जुड़े हमारे परिवार के लोग, जिसमें हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एसएससी, हमारे जो लीडर्स हैं जो भारत भर हमको पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं, वो और हमारी टीम, उनका सम्मान है। मगर ये सारा बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमको सबको नाचना है टेक्निकली। हमारे रघुनंदन जी तैयार हो गए, बोले सर मैं तैयार हूँ। यस यस, हम सब तैयार हैं। तो मित्रों, एसएसके भारत आप कॉर्पोरेट फील्ड में देखोगे, हमने 2020 में इस कंपनी को बनाया था, मगर ये कंपनी जब बनी तब एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी मैनेजमेंट करना और मीडिया हमारा कुछ लक्ष्य था, मीडिया से जुड़ा हुआ, इसलिए हमने उस कंपनी को बनाया था। टेक्निकली हमारा लक्ष्य था कंसल्टिंग करना, और वो करते हुए जिस कंपनी के लिए हम कर रहे थे, उनका जो नेटवर्क है वो देश के 18 राज्य, 800 तहसील, 4,500 ग्राम पंचायत, 10,000 गांव और 25 लाख किसान, साथ में 250 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये हमने सिर्फ 4 साल के समय में डेवलप किया। ये करने के बाद आज से 8 महीने पहले एक ऐसा समय आया कि जिनके लिए नेटवर्क बनाया था, उनका जो प्लान था या है वो डिले हो रहा है, और वो डिले होने के कारण हमारे लोग बहुत चिंता में थे। और तब समय आया कि हमको ये निर्णय लेना था कि हमको आगे क्या करना है। अगर हम जिस तरह से चल रहे थे उस तरह से चलते रहते तो शायद 3-4 महीने बाद हमको हमारी सारी कंपनीज बंद करनी पड़ती, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है तो रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, और प्रॉफिट नहीं है तो आप खर्चे कैसे करेंगे। ये एक एंगल था। दूसरा एंगल था कि इतना बड़ा जो नेटवर्क बनाया है, ये नेटवर्क के भविष्य का भी तो कुछ सोचना होगा। भले हमने दूसरे के लिए वो बनाया, मगर नैतिक रूप से हम भी उसमें शामिल थे, तो हम उसको हमारी नैतिक जिम्मेदारी मानते थे। और इसलिए फिर बहुत ज्यादा इसमें सोचा गया कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उस समय पे हम जो काम कर रहे थे वो सिर्फ बायोफ्यूल सेक्टर में काम कर रहे थे, और बायोफ्यूल में भी जो हमारा इनिशिएट था वो बायो सीएनजी, सीबीजी प्रोजेक्ट, कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट, ये हमारा लक्ष्य था। मगर ये प्रोजेक्ट अगर हम करने जाते हैं तो ये कम से कम 40-50 करोड़ से छोटा एक प्रोजेक्ट था नहीं। दूसरा, अभी उसकी परीक्षा होनी बाकी है। जितने प्रोजेक्ट मार्केट में है वो कितने वायबल है, कितने प्रॉफिटेबल है, इसके बारे में प्रॉपर डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो डायरेक्ट उसमें अगर हम करते भी है तो समझो हमने एक प्रोजेक्ट लगा भी दिया, तो उससे कई हजारों लोगों को कैसे आधार देंगे। तो इसके ऊपर फिर हमारी प्रोजेक्ट टीम ने काम किया, हमने काम किया, हमारे साथ लोगों ने मिलकर काम किया, और फिर जाके हमने एक मॉडल बनाया जिसका आज हमने वास्तु पूजन किया। और अब आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या है, प्लान्स क्या है, ये बिजनेस मॉडल ऐसा क्यों है। बहुत बार लोग बोलते हैं 15 लाख लेते हो आप, क्यों ले रहे हो। बहुत बार लोग बोलते हैं कि आप पैसे कैसे लाओगे। तो ये सारे सवालों के जवाब आज मैं देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। मगर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी एसएसके भारत की कॉर्पोरेट फिल्म के लॉन्च के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर रेडी हो तो कॉर्पोरेट फिल्म को ले लीजिए। It takes foresight to see the potential of hunt.
It takes vision to dream big. It takes foresight to see the potential of unjust. नई जगह, नए इक्विपमेंट, नया नेटवर्क, कभी जियो कभी एयरटेल, तो ये लड़ाई होती है। इसी को कहते हैं परीक्षा। और बिजनेस में परीक्षा ना हो तो बिजनेस करेगा। दुबई जी है, यहाँ पे उनको बताया अच्छे से। तो डाउनलोड होने देते हैं वीडियो को। मित्रों, एसएस के भारत ग्रुप के ने मिलके आप लोगों के माध्यम से जो बिजनेस मॉडल बनाया, वो मॉडल है एसएस के भारत स्टार्टअप। स्टार्टअप ये शब्द सबको पता है आज के समय में, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया के लिए अलग अलग पॉलिसी, स्टार्टअप के लिए अलग अलग स्कीम्स, बहुत सारी एडवर्टाइज, ये सब चल रहा है और ये सब आप देख रहे हो। इसलिए आप सब कहीं ना कहीं स्टार्टअप से अवगत हो। मगर अगर भारत में 1000 स्टार्टअप शुरू होते हैं नए, तो मुश्किल से 2 या 3 स्टार्टअप ही सर्वाइव कर पाते हैं। हम अच्छी स्टोरियां तो देखते हैं, ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, वो इतनी बड़ी हो गई, मगर जो फेलियर स्टोरी वो किसी को पता नहीं होती। और हमने इसको स्टडी करते हुए देखा कि स्टार्टअप में जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो फेल क्यों होता है। उसके पीछे के प्रमुख कारण में जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है उसके पास अनुभव की कमी। अगर वो युवा है और वो एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, एनर्जी बहुत होती है, उत्साह बहुत होता है, मगर खुद के पास अनुभव नहीं होता। और अगर कोई अनुभवी व्यक्ति का साथ ना हो तो वो स्टार्टअप के फेल होने की पूरी संभावना होती है। वो अच्छा प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाते, प्रोडक्ट डेवलप करते तो मार्केटिंग नहीं कर पाते, मार्केटिंग करते तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने होल्डिंग नहीं कर पाते, उनकी क्रेडिट देने की क्षमता, नए स्टार्टअप की क्रेडिट देने की क्षमता ये अलग होती है। फंड रेज करना, हर रोज नया पैसा चाहिए, हर रोज खर्चा है, ये सारे कारण से स्टार्टअप फेल होते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसके कारण भारत में स्टार्टअप रिवॉल्यूशन, एक स्टार्टअप क्रांति हो। और यहाँ पे शुरुआत हुई एसएस के भारत के मिशन स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की एक नई शुरुआत एसएस के भारत स्टार्टअप के साथ। मैं फिल्म डाउनलोड का रिक्वेस्ट करूंगा, पीपीटी स्टार्ट कीजिए प्लीज। फिल्म होने दीजिए डाउनलोड, वो बाद में भी दिखा सकते हैं। पीपीटी ऑन कीजिए, थैंक यू। फुल स्क्रीन कर दीजिए। वेलकम टू एसएस के भारत ग्रुप। चलो करते एक नई शुरुआत एसएस के भारत स्टार्टअप के साथ। तो एसएस के भारत ग्रुप आज मोर देन 18 कंपनीज का ग्रुप है और अलग अलग क्षेत्रों में, यानी एसएस के भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया जो प्राइवेट लिमिटेड का लिमिटेड हो चुकी है, उसके अलावा एसएस के भारत फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, एसएस के भारत फैब, एसएस के भारत निर्माण जिसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, और जो मशीन डेवलपर है वो भी उसके अंडर हो रहे हैं। एसएस के भारत बिजनेस बिल्डिंग इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, एसएस के भारत मीडिया है, और इस तरह से श्याम शंकर रिन्यूएबल फ्यूल एंड नेचर ग्रेड प्राइवेट लिमिटेड, धानु महालक्ष्मी क्लीन फ्यूल एंड नेचर ग्रेड प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से 18 कंपनियां हमारी ग्रुप की एग्जिस्टिंग है। और एज ऑफ नाउ हमने नए 30+ स्टार्टअप टाइप किए हैं पिछले 3 महीने में। भारत, हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने का गर्व लेना ही चाहिए, क्योंकि भारत वो देश है जो पिछले अगर 300 साल का इतिहास हम छोड़ दें तो 5000 साल तक विश्व गुरु था। जिस तरह के मंदिर हमने बनाए हैं, वास्तुकला, शिल्पकला, ज्योतिष, आयुर्वेद, कहीं भी हम जाए, आज से हजारों साल पहले कौन से दूरबीन थे, बाइनोकुलर से क्या था, मगर उनको ग्रह नक्षत्र की चाल पता थी। सिर्फ ग्रह नक्षत्र नहीं पता थे,
ग्रह नक्षत्र की चाल पता था। आयुर्वेद की बात करें तो आज भी ऐसे असाध्य रोग जो एलोपैथी में ठीक नहीं होते हैं वो आयुर्वेद से ठीक हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। मगर जब अंग्रेजों ने भारत पे आए, वो आए तो ये बिजनेस करने, मगर उन्होंने अल्टीमेटली हम पे राज किया, हमको लूटा। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज जो भारत से सोना लूट के गए, सोना चांदी हीरे मोती जो भी कर्ज कहो, ये अगर गिनती की जाए तो ये कई लाखों करोड़ों अरबों रुपये में है। इसके सही आंकड़े तो पता नहीं, मगर ऐसा कहते हैं कि 3,00,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जवाहरात भारत से वो लेके गए। तो ये सोचो कि हमारा देश कितना महान था, और ये क्यों था? इसका कारण था हमारा बिजनेस। हमारे गांव अपनी जरूरतें खुद तो बनाते ही थे, मगर अपनी जरूरतों को हम भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे। और जब जहाज अनाज भर के जाते थे, सामान भर के जाते थे, वो जहाज जब आते थे तो सोना भर के आते थे, और इसलिए भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया। और इसी को देखते हुए अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाओं को तोड़ा, अपनी फैक्ट्रियों को माल देने के लिए हमारी खेती की परंपराओं को तोड़ा, और आगे जाके हम इतने गरीब हो गए कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आने लगी। ये सारी चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे सुश्रुत संहिता, कई सालों पहले वाराणसी में ही ऋषि सुश्रुत का जन्म हुआ था, मतलब यही उनकी कर्मभूमि है। और ऐसा कहते हैं कि वो उस जमाने में ऑपरेशन जानते थे। उन्होंने सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ में आज जो हम ऑपरेशन में इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके फोटो तब अवेलेबल है। आप सोचिए हम कहाँ थे, हर चीज में हम अव्वल थे। अंग्रेजों का काल, उसके बाद आजादी का काल, कई वीरों ने अपने जीवन की, अपने प्राणों की आहुति दी। नाना साहेब, तात्या तोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हम कभी नहीं भूल सकते। इन लोगों ने 1857 में पहली बार स्वतंत्रता के लिए युद्ध करना शुरू किया और एक चिंगारी जलाई। वो आगे बढ़ती गई धीरे धीरे धीरे, और फिर उसने एक आंदोलन का रूप लिया, और आगे जाके हम आजाद हुए। ये प्ले होगा वॉइस। Takes foresight to see the potential of uncharted territory. It takes courage to envision a better world. It takes the visionary touch of a master to shape the future. It takes a true pioneer to look forward into the future and leave a legacy for generations to come. With foresight and the Midas touch, one team has changed the face of the biofuel industry. Welcome to SSK Bharat Group, envisioning a quantum leap in modern living. It all began in 2017 when Advocate Shyam Shankar Upadhyay, a client and a friend, invited Mr. Karthik Rao to a biofuel business seminar. At that time, Mr. Karthik had been involved in the real estate industry for almost 20 years. Mr. Karthik had profound, deep understanding of the necessity, benefit, and future of this sector after listening to the presentation. And thus, two like-minded visionaries came together with one purpose in mind: to revolutionize the industry with streamlined procedures and systems, and spreading it on a pan-India level. They originally began working for Mira Clean Fuels Limited, a firm that aimed to construct biofuel plants. Mr. Shyam Shankar Upadhyay and Mr. Karthik Rao began promoting this company throughout India in a variety of venues. It was difficult, though. Information on a new idea and market was difficult to share. Few knew about this sector. However, they are still working hard, and people are beginning to respond favorably to them. Nonetheless,
the global coronavirus pandemic struck India in 2020, they now felt that creating their own platform was necessary to provide better service and engage with people on a ground level. The result was the establishment of SSK Bharat Management and Media Private Limited in July 2020. As a consultant, SSK Bharat assisted Mira Clean Fuels Limited in signing numerous memorandums of understanding, MOUs, with state governments, particularly those in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Himachal Pradesh, thereby propelling the company to unprecedented heights in its network expansion endeavors throughout India. Along the way, the SSK Bharat Group has hosted conferences and seminars around India and has won numerous honors and accolades from different organizations. An inventive mind shapes history and the future. SSK Bharat Management India Private Limited currently operates in 20 states of India, 250 districts, 700 talukas, and a network of more than 25 lakh farmers through more than 250 farmer producer organizations. SSK Bharat Group has already exceeded a turnover of more than 150 crore rupees in the last 4 years since its founding, with net revenue of more than 40 crore rupees. Commitment to excellence is always the motto behind everything we do. Along this exciting path, we expanded into new territories and established SSK Bharat Nirman, a subsidiary that handles all infrastructure and project-related operations for the SSK Bharat Group. SSK Bharat Food and Beverages Private Limited, also known as SSK Bharat Fab, was subsequently established. Here we are using a completely novel ठीक है, नेक्स्ट टेक्निकली वी आर इनटू मल्टीपल पहला ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे एक स्टार्टअप कंपनी अपना खुद का एक मिनी इंडस्ट्रियल बिजनेस पार्क बना रही है। ये पहली बार हो रहा है और ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यहाँ का वर्क है, जब हमने शुरू किया था पहले देखिए फोटो, ये तो पहले देखे भी नहीं है, इसके बाद के हैं। और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज के हाथों वहाँ पे भूमि पूजन हुआ था। आज हनुमानगढ़ी के महान राजू दास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, हमारे और महाराज, उनके द्वारा आज वहाँ पे वास्तु पूजन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और हर प्रोजेक्ट के पीछे स्टडी किया गया है, क्योंकि हम बायो सीएनजी में काम कर रहे थे, बायो सीएनजी के लिए कंसल्टिंग कर रहे थे, मगर हमने पहले स्टेज में बायो सीएनजी को नहीं चुना क्योंकि हमें ऐसा लगा कि इसमें कॉमन आदमी के लिए कोई जगह नहीं। ये जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं जो 50 करोड़ लगा के भूल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, उनका काम है। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो लोगों का कुछ भला होने वाला नहीं है। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था कि कॉमन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ग्रामीण लेवल पे विकास हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ से जो प्रोडक्ट बने वो आसपास के शहरों में जाए, देश में जाए और विदेश में जाए और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का निर्माण हो। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने SSK भारत स्टार्टअप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। उसके बाद उसमें बिजनेसेस पे हमने काम किया। तो पहला हमारे ध्यान में आया कि आज जो पर्यावरण का प्रॉब्लम है उसका जो मेजर कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है। और ये भारत में अगर हम बात करें तो जितना बाकी फ्यूल से जा रहा है उससे ज्यादा कोयले से जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का जो बिजली बनाता है उसमें 70% कोल आज भी यूज हो रहा है। ये कोल भारत में मिलता है, हम विदेशों से आयात करते हैं और इस पे बहुत सारा पैसा हम खर्च करते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए समर्थ मिशन से लेके यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, केंद्र सरकार, ये सबने अच्छी पॉलिसियां बनाई
इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी था, अच्छे से प्लान करना भी जरूरी था। और ये किसानों का जो वेस्ट पराली, आमतौर पे पंजाब में, हरियाणा में जब पराली कुछ कारण से किसान जला देते हैं, तब दिल्ली में प्रदूषण होता है, यूपी में भी वही होता है। तो इसका सॉल्यूशन बनाने की दिशा में ये सॉल्यूशन था, और इसके कारण किसानों को वेस्ट का बेस्ट यानी इनकम आने की। तो सरकार की नीयत अच्छी है, उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी बनाई और बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, मगर इसमें अपनी कुछ लिमिटेशन है। पहले इनिशियल स्टेज में जो बनते थे वो थे बायोमास ब्रिकेट्स, जो 60 mm 90 mm गाया गया है, बड़े होते हैं, और ये जहाँ पे बड़े बॉयलर यूज होते हैं वहाँ पे जाते हैं। फिर कॉन्सेप्ट आया 8 mm पैलेट, 6 mm पैलेट, ये भी बायोमास से बनते हैं, उसकी मशीनरी अलग है। ब्रिकेट्स को पावर प्लांट में लेने से ना कहेंगे, बोले हम ब्रिकेट्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ पैलेट लेंगे। और इसके पीछे का कारण था कि जब ब्रिकेट बनाते हैं तो उसमें मट्टी है तो भी बाइंडिंग हो जाती है, और जब उतना मट्टी वाला प्रोडक्ट जब उनके थर्मल पावर प्लांट में जाएगा तो उनका पूरा सिस्टम डैमेज करेगा। और इसलिए उन्होंने पैलेट के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि पैलेट इतने छोटे कि अगर मट्टी वगैरह कुछ डस्ट है तो उसका बाइंडिंग होने में चैलेंजेस आती है, होता नहीं। हमने इसको पूर्ण रूप से स्टडी की तो पाया ये गया कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल है बायोमास, वो किसानों का वेस्ट है। किसानों का वेस्ट कब मिलेगा? जब फसल कटेगी। जब फसल कटेगी तब आपको मिलेगा, तब आपको 8 महीने 10 महीने 12 महीने का स्टोर करके रखना पड़ेगा, और ये स्टोर करने के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, किसी कारण अगर ये महंगा हो जाए, किसी कारण ये अवेलेबल ना हो, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने फिर प्लानिंग स्टार्ट किया, और अब हम नेपियर ग्रास की तरफ जा रहे हैं। मतलब सरसों हंस के, मस्टर्ड हंस के, अपनी चावल की भूसी है, गेहूं की भूसी है, जो भी वेस्ट है वो तो चलेगा ही, वो हम लेंगे किसानों से, मगर हमारा प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल सस्टेनेबल होना चाहिए। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं होने चाहिए। निर्भर होंगे तो आज नहीं तो कल को समस्या आएगी। उसको ध्यान में रखते हमने नेपियर ग्रास को चुना। पहले से हम नेपियर ग्रास पे काम कर रहे थे और हमको उसका अच्छा अनुभव है, प्लांटेशन से लेके कल्टीवेशन से लेके उसमें आने वाले चैलेंजेस, ये सब आपको अच्छे से पता है। हमारे कई एसोसिएट के प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं, मगर नेपियर ग्रास में एक बहुत बड़ी समस्या थी। समझो आपको 20 टन बायोकोल रोज बनाना है तो टेक्निकली 21 टन आपको ड्राई बायोमास चाहिए। नेपियर ग्रास की अगर मैं बात करूं तो उसमें 80% मॉइस्चर होता है, यानी पानी होता है। 20%, 18%, 22% डिपेंड अपॉन स्टेज, उसमें ड्राई मैटर होता है, और जो ड्राई मैटर होता है उसी से कोई प्रोडक्ट बनता है। चाहे आप सीएनजी में यूज करो, चाहे कोल में यूज करो, यूज होगा ड्राई मैटर। इसके ऊपर हमने स्टडी किया तो कोई बोलता था सन ड्राइंग करो, कोई बोलता था सोलर ड्राइंग करो, कोई बोलता था आप ड्रायर लाओ बड़े बड़े, उसमें ड्राइंग करो। तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है ड्रायर वाला कॉन्सेप्ट। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ड्रायर्स होते हैं जिसके अंदर नेपियर ग्रास को टुकड़े करके पाउडर करके डाला जाता है, और वहां से फिर हीटिंग होके जो बाहर आता है वो आता है 12% 15% मॉइस्चर वाला नेपियर ग्रास। अब ये इंडस्ट्री है तो बहुत बड़ी, और इसके जो मार्जिन है ना बहुत ठीक है, बहुत छोटे मार्जिन है, और इस मार्जिन में अगर आपका प्रोडक्शन को जरा भी ऊपर गया तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान में रखना भी जरूरी था। तो हमने देखा कि जब ड्रायर से ड्राई करना पड़ता है नेपियर ग्रास, तो 80% मॉइस्चर या 70% मॉइस्चर वाला जब 10% 12% पे लाना हो तो 2-2 बार ड्रायर में घुमाना पड़ता है। नंबर 2, वो ड्रायर को हीटिंग करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज नॉट वायबल। और फिर क्या करोगे, तो आप हीटिंग या तो लकड़े से करो या फिर आप जो कोल बनाओगे उस कोल से करो। लकड़े के तो हम करने वाले ही नहीं, वी आर डैम श्योर कि हमको पेड़ काटने नहीं है, लकड़ा जलाना नहीं है, हमको इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमको प्रकृति को बचाने का काम करना चाहिए। तो ये तो गलत है। दूसरा काम है जो हम पहले क्या ब्रिकेट बनाए उससे उसको हीटिंग है। अरे जो माल हम बना रहे हैं बेचने के लिए, उस माल से अगर यूज करके हीटिंग करेंगे तो क्या फायदा। और फिर हमने उसको स्टडी किया डीप वे से, और फिर हम आगे बढ़े और
दुनिया में पहली बार, इंडिया में नहीं, दुनिया में पहली बार हम ऐसा मशीन डेवलप कर रहे हैं। उसकी पहली झलक आप देख रहे हो। ये मशीन 80% मॉइस्चर को डायरेक्ट 10% पे लाएगा, विदाउट हीटिंग, विदाउट ड्रायर, नथिंग। और ये मशीन पहला आपके अपने वाराणसी में इंस्टॉल होने जा रहा है, जिसका वाराणसी वासियों को गर्व होना चाहिए। ये आप सबने शुगर मिल देखा होगा। शुगर मिल में जब गन्ना जाता है तब उसके क्रशिंग होके जूस निकलता है, और उसके बाद जो रह जाता है उसे कहते हैं बगास। वो बगास में 40-45% मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर से भी वो लोग हीटिंग में उसको यूज करते हैं अपने फैक्ट्री के पर्पस के लिए, या फिर बेचा जाता है। हमें चाहिए था 10% मॉइस्चर, 12% मॉइस्चर। ये आना लगभग नामुमकिन माना जाता है, आज भी नामुमकिन माना जाता है। कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये विदाउट ड्रायर या विदाउट सन ड्राइंग ये हो पाएगा। तो हमने ये मशीन डेवलप कराया। ये उसके कुछ पार्ट है। टेक्निकली मशीन 15 तारीख रात तक पहुंचना था, बट ईश्वर को परीक्षा लेनी थी, और हम एक फॉर्मूला पे विश्वास करते हैं, जहाँ चाहे वहां आए। मशीन तो लगना ही है, 10 दिन बाद लगेगा, और क्या होगा। मगर ये मशीन 32 मीटर लंबा एक सिस्टम है, नॉट अ मशीन, इट्स अ एंटायर सिस्टम, जिसमें आज जब आप प्रोजेक्ट पे गए थे वाराणसी के, तो बायोकॉन यूनिट और ऑफिस बिल्डिंग के बीच में एक 30 फीट का रोड है। उस रोड पे ट्रैक्टर्स लोड करके नेपियर को लाएंगे। वहां पे लोडर होगा, मतलब एक फीडिंग टेबल कहते हैं उसे, 4 मीटर बाई 4 मीटर, जिसपे वो नेपियर रखा जाएगा। वो आएगा अंदर, कन्वेयर बेल्ट से प्रोसेस होएगा, टूटेगा, उसके टुकड़े होंगे, 3 mm पे जाएगा, और जब वहां से निकलेगा वो चमत्कार होगा। ये पूरी इंडस्ट्री का इतिहास बदलेगा। ये 10% मॉइस्चर वाला नेपियर होगा। ये मशीन एसएस के भारत निर्माण और नीलासन के द्वारा विश्व में पहली बार डेवलप किया जा रहा है। तो नीलासन इंजीनियरिंग के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये मशीन सिर्फ पोल को नहीं, ये मशीन सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और मेरे पास ऑलरेडी इंक्वायरी आ गई कि आपका मशीन का टेस्टिंग होने के बाद हम आपसे 10 मशीन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मशीन बेचने का जो अथॉरिटी वो एसएस के भारत निर्माण के बाद देना है। इसके बाद इसमें से जूस भी निकलेगा, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब ये मशीन के बाद ये उसी के पार्ट से इतने बड़े बड़े पार्ट, इतना फाइन ट्यून करके बनाया गया है, और इतनी मेहनत लगी है इस पे, ये मुझे पता ही था कि ये समय पे नहीं आएगा। 16 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूँ, 24 साल में कंस्ट्रक्शन में गया, तो मैं समझता हूँ कि चीजें कब होती है और कब डिले होगी। तो मुझे पता ही था कि ये नहीं होने वाला है, मगर कितना होगा वो भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा सबका। क्योंकि अगर तारीख नहीं दोगे, एक टारगेट नहीं सेट करोगे, तो आप कभी अचीव नहीं करोगे। तो हमने एक तारीख सेट की थी, 10 दिन पीछे जा रहा है, मगर ये चमत्कार हो रहा है। तो ये मशीन है, बैक कीजिए एक बार वापिस। अब इस बायोकोल में, बायोकोल पहले फॉर थर्मल पावर प्लांट, बायोकोल ब्रिकेट फॉर जहाँ पे बड़े बॉयलर है, जो सस्ता वाला कोल चाहते हैं, बायोमास ब्रिकेट चाहते हैं, जो ज़्यादा मार्जिन नहीं देना चाहते, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचा रखना चाहते हैं, उनको अवेलेबल बायोमास से भी हम बायोकोल ब्रिकेट दे सकते हैं। नेपियर से हम बायोकोल पैलेट बना रहे हैं, और उसी के साथ साथ उसके आगे के स्टेप में टॉरिफाइड बायोकोल यानी काला कोयला, जो प्रक्रिया कुदरत ने जमीन के नीचे हजारों लाखों साल में की, आज वो प्रक्रिया मशीन में मिनटों में हो गई। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना। और ऐसा टॉरिफिकेशन यूनिट, टॉरिफिकेशन मतलब सिंपल भाषा में बैकिंग, जैसे हम जो अपने ब्रेड होते हैं, बिस्किट होते हैं, उसमें बैकिंग होता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे हीट किया जाता है, उसमें से बाकी चीज निकल जाती है और रह जाता है कार्बन, ये काला कोयला। तो टॉरिफाइड बायोकोल वो भी यहाँ बनने जा रहा है। 300 डिग्री टेम्परेचर से अगर उसे प्रोसेस करें तो वो टॉरिफाइड कोल यानी काला कोयला बनता है। 4000 की जीसीबी 5500, 5000, 6000 तक जा सकती है। और वो जो सीमेंट इंडस्ट्री और बाकी जो हाईटेक इंडस्ट्री है, जिनको हेवी जीसीबी वाला कोल चाहिए, उनके काम आ सकता है। इसके आगे और एक प्रक्रिया है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। 600 डिग्री टेम्परेचर से अगर हम इसको हीट करते हैं,
वो कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड कार्बन में। इसके लिए भी हमने एक मशीन ऑर्डर किया है, वो बन रहा है, वो आएगा, जो इन बायोकोल पहले ने ब्रिकेट या नेपियर का डायरेक्ट पाउडर उसको एक्टिवेटेड कार्बन में कन्वर्ट करेगा। एक्टिवेटेड कार्बन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाता है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक्टिवेटेड कार्बन जाएगा हमारे फार्मिंग इंडस्ट्री में एज अ फर्टिलाइजर। हमारी जमीन का जो कार्बन है आज केमिकल का यूज करते हुए जो हम केमिकल डालते हैं उसके कारण जो अर्थवर्म है, जो बाकी के बैक्टीरिया है, जो जीव सृष्टि जमीन के नीचे जो उसको रोटेट करके फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करती है, वो लगभग डेड हो चुकी है और इसलिए केमिकल आपको बढ़ाते जाना पड़ा। और ये चक्कर में हमारा एक्टिवेटेड कर्व 0.2, 0.3, 0.4 से ज्यादा कहीं नहीं है और इसलिए हमको फर्टिलाइजर डालना पड़ा। अगर ये एक्टिवेटेड कार्बन पाउडर 1 एकड़ में हम 1 टन डाल दें, 1 एकड़ में 1 टन अगर हम डाल दें तो 100 साल तक चलेगा। ये पहली बात। दूसरा, वो उसका पानी एब्जॉर्ब करके रखेगा और जब बारिश में तब पानी को छोड़ेगा और जब छोड़ेगा तब उसके साथ कार्बन भी छोड़ेगा। तो हमको वनस्पति में क्या चाहिए? कार्बन चाहिए ग्रोथ के लिए। वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व होगा और ये एक बहुत बड़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट होने जा रही है। तो हमने जब बायोकोल का प्रोजेक्ट बनाया तब हमने ये देखा कि मेरा कस्टमर मेरे पास आए ना, बोले पैलेट चाहिए पैलेट ले, ब्रिकेट चाहिए ब्रिकेट ले, क्वालिफाइड चाहिए क्वालिफाइड ले, एक्टिवेटेड कार्बन चाहिए वो ले, बट लेके जा ऐसे मत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले मुझे 7 रुपए का चाहिए ब्रिकेट ले ले, 12 रुपए का चाहिए पैलेट ले ले, 25 रुपए का चाहिए क्वालिफाइड ले ले, 60 रुपए का चाहिए एक्टिवेटेड कार्बन ले। कोई भी बिजनेस एक चीज पे डिपेंड नहीं होगा। ये तो होगी बात प्रोडक्ट की, टेक्नोलॉजी की। मशीनरीज आपने देखी, वहां पे ब्रिकेट की मशीन आई है, मुझे लगता है परसों तक पैलेट की मशीन भी आ जाएगी और 8-10 दिन में ये निरासन वाला मशीन भी आ जाएगा। तो ये पूरा ऑपरेशन में आ जाएगा। मगर इसके पहले भी हमको कुछ काम करना था। वो काम था कटिंग, वो काम था फार्मिंग का। जब हम नेपियर घास को उगाते हैं तो एक एवरेज कैलकुलेशन करते हैं कि 300 टन 400 टन पर एकड़ पर ईयर प्रोडक्शन आएगा। मुझे रोज का 100 टन गीला चाहिए तो साल का 36,000 टन चाहिए। मुझे एवरेज 100 से 125 एकड़ जमीन में फार्मिंग कराना है। आप किसानों से बात करोगे, आप उनको बोलोगे आप उगाओ, वो बेचारे उगाएंगे। अब उगाने के बाद 2 समस्या, ज्यादा आ गया तो क्या? आपने 300 टन का कैलकुलेशन किया। हमारे पास ऐसा डेटा है, महाराष्ट्र के पंढरपुर में हमारे एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने नेपियर घास पे इतना अच्छा काम किया है, 1800 टन से 3200 टन पर ईयर का प्रोडक्शन लिया हुआ। अब इतना बड़ा अगर प्रोडक्शन आ गया तो आप किसानों के साथ डील कैसे करेंगे? तो हमने फिर इसमें इनिशियल स्टेज में मॉडल बनाया, हम खुद 50 एकड़ जमीन लेके नेपियर घास लगाएंगे जिससे कोई दिक्कत ही ना हो। वो हमने शुरुआत ऑलरेडी कर दी। अब इसके आगे का स्टेप था कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इतना एकड़ का एकड़ काटना है तो उसमें 2 प्रकार है। एक प्रकार है टुकड़े, जिसकी मशीन आती है, वो जाएगी खेतों में, टुकड़े करेगी, गाड़ी में लोड करेगी, आप ले आओ। बट इसमें जब काटेंगे तो ये टुकड़े होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कम मार रहा है। दूसरा है फुल काटो, नेपियर को नीचे से 3-4 इंच के ऊपर से काटो, मगर इसके लिए लेबर तो बड़ी समस्या है। तो इसके ऊपर भी मशीन बनवा है। वो ट्रॉली के साथ जाएगा, काटेगा, ट्रॉली पे गिरेगा, उसी के साथ क्रेन है, वो उठा के गाड़ी में रोकेगा। तो उगाना, काटना, प्रोसेस करना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बेचना, मगर बेचने में भी हम एक नई चीज कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट के ऊपर मैं क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठूं? फैक्ट्रियों के भरोसे क्यों बैठूं? मैं मेरे देश में ऐसा और कुछ कर सकता हूं जिसके कारण इस देश का लाखों करोड़ रुपए भी बचेंगे। और जो लोग होटल इंडस्ट्री वाले हैं, रेडी बेकरी वाले हैं, समोसा बना रहे, जलेबी बना रहे, फरसान बना रहे, इनका 50% फ्यूल कॉस्ट सेविंग होगा। ये है कमर्शियल कुकिंग। हमने वर्ल्ड में पहली बार हाइब्रिड बायोस्टोव प्रोटोटाइप डेवलप करा लिया है, जो स्टार्ट होता है एलपीजी से और चलता है बायोकोल से। ये वर्ल्ड में पहली बार बना है। ईश्वर ने कुछ चीजें हमारे लिए लिखी हुई। ना मैं इंजीनियर हूं, ना मुझे कोई इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मगर जुगाड़ बहुत अच्छा। तो उसके कारण हम सब काम कर पाते हैं। तो
तो ये प्रोजेक्ट जो कोल डेवलप हुआ है, किशोर पंड्या सर हमारे उनके भतीजे, उन्होंने मेहनत करके ये स्टोर डेवलप किया। आज मैं वहां पे लाया था, मुझे दिखाना था पर समय नहीं मिला तो हम दिखा नहीं पाए। मगर जब आप एलपीजी से कुकिंग करते हो और कमर्शियल कुकिंग में एलपीजी में कोई सब्सिडी नहीं है, और सब्सिडी हमेशा एक समस्या होती है, वो मजबूरी में देनी पड़ती है, बाकी वो देश का नुकसान है, क्योंकि वो पैसे विकास कार्यों में जाने चाहिए, वो सब्सिडी में जाएगा। मगर सरकार की भी मजबूरी है, वो देते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है, देता है वो जीतता है, नहीं देता है वो हारता है। तो फिर बांटो भाई, मगर बांटने में देश बढ़ जाएगा, उसका क्या। तो टेक्निकली 1 किलो एलपीजी को अगर हमें बायोकोल कुकिंग से रिप्लेस करना है तो 3 किलो बायोकोल लगता है। अब एलपीजी कमर्शियल 100 रुपए 90 रुपए कम से कम है, वो काम आपका 40 से 50 रुपए में हो जाएगा। एक सिलेंडर किसी को डेली का लग रहा है तो 1000 रुपए का वो डेली का सेविंग करेगा, महीने का 30,000, साल का 3,60,000। जब इतना सेविंग होगा तो ये इंडस्ट्री चलेगी, आगे बढ़ेगी, और ये काम हम अपने दम पे, अपने स्टार्टअप, अपने गांव की फ्रेंचाइजी के माध्यम से कर रहे हैं, और ये लाखों करोड़ रुपए का एलपीजी का इंपोर्ट भारत का बचाएगा और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग देगा। ये है हमारा पूरा बायोकोल इंडस्ट्री। पहले ब्रिकेट, क्लोरीफाइड, एक्टिवेटेड कार्बन, थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री, बड़ी, और कुकिंग। अब कुकिंग में मैं किसी पे निर्भर नहीं करता। सिर्फ वाराणसी की बात करो तो मुझे लगता है 500,000 होटल होगी। अगर इनका फ्यूल बचेगा, पैसा बचेगा तो ये करेंगे कि नहीं? कोई भी करेगा। जहाँ बेनिफिट है वो एक्सेप्ट होता है, बट उसे वायबल करना है। बायोस्टोव मार्केट में अवेलेबल थे, ऑलरेडी थे, सालों से थे, मगर उसमें कुछ लिमिटेशन थे। वो लिमिटेशन को ओवरकम करके हमने काम किया। तो ये पूरा हमारा बायोकोल इंडस्ट्री है, और ऐसी फैक्ट्री ये पहले लगा रहे हैं, मगर हमने जो नेटवर्क बनाया है वो नेटवर्क के साथ ओनली बायोकोल फैक्ट्री विद अवेलेबल बायोमास, ये भी 3-4-5 महीने बाद हम कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य आने वाले 2 से 3 साल में हम कम से कम 200 ऐसी बायोकोल फैक्ट्रियां रेडी करें भारत में, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। दूसरा प्रोडक्ट जो आप डेवलप कर रहे हैं वो है कैटल फीड, पशु खाद्य, पशु आहार। आप सबने बहुत सारी कंपनियों के ऐड देखे होंगे, बजाज का है, सॉरी गोदरेज का है, कपिला पशु आहार, आपने बहुत सारी ऐड देखी कि बहुत अच्छा चल रहा है। हमने इस प्रोजेक्ट के साथ साथ एक 500 के लिए हाफ टन पर आवर, मतलब 10 घंटा अगर मैं चलाता हूँ तो 5 टन पर डे कैपेसिटी का कैटल फीड यूनिट भी हम लगा रहे हैं, उसकी मशीन आ चुकी है। और ये कैटल फीड नेपियर घास के पाउडर से ही बनेगा, क्योंकि नेपियर घास में 17 से 18% प्रोटीन होता है और 40-45% फाइबर होता है, जो पशु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि उसमें से नेपियर प्रोसेस करेंगे तब लिक्विड निकलेगा, स्लरी। वो स्लरी का क्या करेंगे, तो वो स्लरी से हम किसानों को आजू बाजू में वो स्लरी देंगे, उसमें कुछ चीजें हम न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। हम स्पिरुलिना यानी एक प्रकार की शैवाल, एल्गे, उसकी खेती कराएंगे। धरती पे सबसे पहले अगर कुछ बना तो पानी, पानी के बाद शैवाल, शैवाल से एक कोशीय जीव, प्राणवायु, बहुकोशीय जीव, और फिर पूरी सृष्टि की रचना होगी। अवकाश यात्री जो अवकाश में जाते हैं वो खाना नहीं ले जाते किलो करके, उनको बिरयानी नहीं मिलती ऊपर, वो स्पिरुलिना की टैबलेट्स लेके जाते हैं। इसके अंदर 17 से 18 प्रकार के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, एक व्यक्ति को तंदुरुस्त रहने के लिए जो कुछ चाहिए वो सारा उसके अंदर है। ये स्पिरुलिना फार्मिंग हम कराएंगे, हम किसानों को सिखाएंगे, और वो हम बाईबैक करेंगे। वो बाईबैक करने के बाद 90% नेपियर पाउडर, 10% स्पिरुलिना पाउडर और कुछ यूनिक आयुर्वेदिक औषधि, ये सस्ता भी होगा मगर सारे कैटल फीड से अच्छा भी होगा। ये प्रोडक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है 1 महीने पहले मैं और उपाध्याय सर हम दिल्ली गए थे, ईरान की एम्बेसी में गए थे। वहाँ पे ईरान के कमर्शियल अटैच डॉक्टर बाबरी वो थे, उन्होंने हमको बताया कि ईरान उनकी जरूरत का 65% कैटल फीड भारत से लेता है। आप हमको सैंपल भेजो, हम सब लेने को तैयार हैं। तो भारत की मार्केट तो है ही है, दुनिया की मार्केट भी है। और आप सबको पता ही होगा कि एसएस के भारत ग्रुप के चेयरपर्सन एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर ऑलरेडी
62 देशों के ट्रेड कमिश्नर नियुक्त हो चुके हैं भारत सरकार के द्वारा। तो पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसके द्वारा उनकी नियुक्ति है। तो एक्सपोर्ट करना हो तो हमारे पास डायरेक्ट व्यक्ति है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो एक कोल यूनिट, एक कैटल फीड यूनिट, उसका भी रॉ मटेरियल नेपियर ग्रास, इसका भी रॉ मटेरियल नेपियर ग्रास। और तीसरा, नेपियर ग्रास के चाय के कप, प्लेट, चम्मच, ये भी यहाँ पे बनने जा रहा है, क्योंकि हम प्लास्टिक को एलिमिनेट करना चाहते हैं और पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं। तो ये भी यहाँ पे बनने जा रहा है। ये कैटल फीड यूनिट जब लगेगा तब इस तरह से दिखेगा। ये उसका फोटो है, कुछ दिनों बाद आपको वहीं देखने मिल जाएगा। मिनी डेयरी इंडस्ट्री, आप में से कितने लोग दूध पीते? लगभग सारे। बच्चों को कितने लोग दूध पिलाते? लगभग सारे। अब मुझे बताओ, क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि वो दूध अच्छा है? आपके घर में भैंस है, क्या है? गाय है। देसी है कि जर्सी है? घीर वाली। चलो, बहुत बहुत बधाई और तालियां रघुनंदन जी के लिए। तो हम आज जो दूध पी रहे हैं वो HF हाइब्रिड काऊ का पी रहे हैं या भैंस का पी रहे हैं। मुझे बताइए, शास्त्रों में कहीं भैंस के दूध का उल्लेख है क्या? भारत के शास्त्रों में हजारों साल के जो महान ऋषि मुनियों ने लिखे, उसमें कहीं लिखा है कि आप भैंस का दूध पियो? कौन सा दूध लिखा है? और गाय कौन सी थी तब? देसी। ये तो जर्सी पीछे से आया, बराबर। A2 और A1 मिल्क, ये आप सब जानते हो। दूसरा, उसके अंदर मिक्सिंग, और कभी कभी तो यूरिया का दूध आता है, हमको पता नहीं हम क्या पी रहे हैं। तो अच्छा दूध, ये मार्केट एंडलेस मार्केट है, एंडलेस मार्केट। इसका कोई सीमा ही नहीं है। आप अरबों लाखों करोड़ों लीटर बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना डिमांड है। मगर देसी गाय के जब दूध की बात करते हैं तो लोग उसको अवॉइड करते, किसान उसमें नहीं जाते क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हमने इसमें भी यूनिक काम किया। यहीं पे इसी मिनी इंडस्ट्रियल बिजनेस पार्क में 80 देसी गाय आएगी। वो भी सिर्फ गिर नहीं आएगी, गिर, साहिवाल, राठी, थारपारकर, और यहाँ की उत्तर प्रदेश की अपनी गंगा तीरी। बहुत कम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक ब्रीड है यहाँ की गंगा तीरी गाय। और उसमें आगे नस्ल सुधार, ब्रीडिंग, वो सारा करा के उन गायों को मैक्सिको में 30 करोड़ गिर गाय है। मैक्सिको में भावनगर के राजा ने भेजी थी कुछ, वहां 30 करोड़ है वहां। और हमारे पास हम HF लेके गए, वहां पे 60-60, 30-30, 40-40 लीटर दूध देती है, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया, हमने काम नहीं किया। हम हमारी क्षमताओं को, हमारी अच्छाइयों को भूल गए और हम विदेशों की तरफ आकर्षित हो गए। हमारी कमी नहीं। अब फिर से समय आया है बैक टू बेसिक। फिर से हम पुराने विषय को आधुनिक विज्ञान के साथ आगे लाए। तो ये 80 देसी गाय, बट देसी गाय का दूध भी हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, उसका वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई किसान गेहूं उगाता है, वो गेहूं वो बेचता है एक व्यापारी को, वो व्यापारी बेचता है दूसरे व्यापारी को, वो दूसरा व्यापारी उसमें से बेचता है किसी कंपनी को, आटा बनाती है, वो पैकिंग करती है और कस्टमर के पास जाता है। सबसे ज्यादा कौन कमाता है? किसान, व्यापारी। क्यों? किसान ने कमाना चाहिए। वैल्यू एडिशन किसान नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं। हर प्रोडक्ट को डेवलप करके इसमें दही, पनीर, मक्खन, छाछ, लस्सी, घी, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम। आइसक्रीम कितने लोगों ने खाई है? सबने खाई है। अच्छा, आइसक्रीम का साथ हवा कितने लोगों ने खाई है? हाँ, जिनको पता है उनको पता है कि जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो 50% हवा के पैसे देते हैं, बाकी लोगों को पता नहीं। वो सॉफ्ट करने के लिए उसमें हवा डाली जाती है, एयर डाली जाती है, तब जाके वो सॉफ्ट बनती है। मगर किसी ने भी आज तक, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, देसी गाय के दूध की आइसक्रीम कहाँ मिलती है बताओ? देसी गाय के दूध की आइसक्रीम, जर्सी गाय की नहीं, भैंस की नहीं, देसी गाय के दूध की आइसक्रीम बताओ कहाँ मिलती है? लगभग कहीं नहीं। पहली बार मिलेगी एसएस के भारत देसी डेयरी फार्म में। ये तो अभी जाती है, पिक्चर अभी बाकी है। ये हमारे दूध के प्रोडक्ट के जो हमारा कोर है ही नहीं। हमारा टारगेट है पेंट इंडस्ट्री। गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनता है,
जिसकी ट्रेनिंग खादी ग्रामोद्योग जयपुर में मिलती है। हमारी टीम ऑलरेडी लेके आई है। अब मैं फ्री हो रहा हूँ तो मैं भी जाऊंगा दिवाली के बाद एक फ्रेश ट्रेनिंग के लिए। और इमल्सन और डिस्टेम्पर पेंट जो हम बाकी बनाते हैं केमिकल से, वही क्वालिटी का या उससे अच्छा गुण का है, क्योंकि उसमें केमिकल हैश नहीं है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ये पेंट इससे बनता है। पेंट इंडस्ट्री भारत की शायद 1 लाख करोड़ की होगी और वो 3-4 कंपनियां ही कंट्रोल करती है, किसी को आने नहीं देती है। तो हम इस गोबर से पेंट बनाएंगे और पेंट बेचने की दुकान भी अपनी, दूध बेचने की दुकान भी अपनी, दूध के प्रोडक्ट बेचने की दुकान भी अपनी। कल को कोई ये ना बोले तेरा माल क्यों बेचोगे, तेरी जरूरत ही नहीं, मेरा माल मैं बेचूंगा। हम बेचेंगे, हम सब मिलकर बेचेंगे। और बाकी के प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। तो ये इकोसिस्टम हम डेवलप करें। ये 80 गाय के दूध से काम नहीं चलेगा, हमको 200, 500, 1000 गाय का दूध चाहिए। अब ये करेंगे हमारे SSC के बाद सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर, जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगेगी वहाँ पे वो हमारे जो किसान है या हमारे जो SSC है उनको देसी गाय लेने के लिए गोकुल मिशन करके भारत सरकार की योजना है और अभी उत्तर प्रदेश ने भी उसमें सपोर्ट किया है। उसके अंतर्गत वो गाय लेंगे, हम उनको गारंटी देंगे कि ये पूरा दूध हम लेने वाले, ये गोबर भी हम लेने वाले हैं। गोबर दे, चारा ले, ऊपर से पैसा ले दूध का। ये कॉन्सेप्ट पहली बार SS के भारत आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं डेयरी में, जो आज तक किसी ने नहीं किया। अमूल ने किया है, अमूल भी कलेक्ट करता है, वो बनाता है, वो अपनी फ्रेंचाइजी से बेचता है, मगर वहां की देसी गाय का दूध हम 1000-2000 लीटर का प्रोडक्ट बनाएंगे, वो तो कहाँ खत्म हो जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। इतनी बड़ी मार्केट है। तो ये बिजनेस ऐसे है कि इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसमें आपको बनाने की चिंता, बेचने की चिंता नहीं है। इसका डिमांड एंडलेस है। नेक्स्ट प्लीज। ये डेयरी के मशीनरी से सब हमारे बन रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में वो भी आ जाएंगे और नवंबर एंड तक वो भी प्रोसेस में आ जाएगा, हमारे पैकिंग के साथ प्रोडक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट, मसाला यूनिट। यहाँ पे ऑलरेडी मसाले के हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं और दुबे जी ने भी उस पर काम किया है। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि हमको मसाला अपनी ब्रांड का तो बनाना है। SS के भारत फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, SS के भारत फैन मसाले, मगर उसकी खेती वहाँ के किसानों के पास कराना है। हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, जो भी चाहिए शुरू में हमको बाहर से लाना पड़ेगा, मगर बाद में वहाँ के किसानों से उगवा के वो हम लेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और वो मसाले देश में और पूरी दुनिया में देंगे। क्योंकि अगेन ट्रेड कमिश्नर 62 देशों के घर में बैठे, बाहर कहीं जाना नहीं है। ये मसाले में नो केमिकल, नो कोई मिलावट। जैसे सर का मैंने देखा था, टेरिफिक प्लांट, बहुत कम लोग इस नियत से काम करते हैं और सर ने यहाँ पे वाराणसी में एक मसाला करके बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छे से बना है। तो उस क्वालिटी का माल होना चाहिए। विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे, देश के लोगों को भी अच्छा देंगे और अपने ब्रांड का एक मसाला बनाएंगे। ये मसाला का इंडस्ट्री मिनी प्लांट उसमें लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट, एडिबल ऑयल। सरसों का तेल खाते हैं कि उसमें पान का मिलावट खाते पता नहीं, सिंग तेल खाते हैं कि पता नहीं क्या खाते हैं, घी में भी वो, तेल में भी वो, बराबर ना। तो एक कॉन्सेप्ट आज चल रहा है कच्ची घानी का तेल। आप सबने सुना होगा कच्ची घानी तेल। कच्ची घानी तेल मतलब नॉन केमिकल प्रोसेस, लकड़े की घानी से वो बनता है। बट जो जानते होंगे उनको पता होगा कि जब वो बनता है और उसे जब बनाने के समय तो पानी छिड़कना पड़ता है और वो पानी छिड़कने के कारण उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। मगर जैसे पौराणिक और आधुनिक का संगम यानी SS के भारत का बिजनेस मॉडल, तो आज ऐसी एक मशीन डेवलप हो चुकी है जो 1500 ppm पे उसको प्रेशर देगी, सारा ऑयल निकाल देगी, दाने सिर्फ चपटे हो जाएंगे और वो ऑयल नॉन केमिकल फिल्टरों के बाहर आएगा। ये ऑयल का भी मशीन यहाँ पे लगने जा रहा है। पहली ऑयल में सिर्फ सरसों का ऑयल ऐसा नहीं है, बादाम का ऑयल, अखरोट का ऑयल, लौंग का ऑयल, जो ऑयल रिक्वायर वो सारे हम बना के अपनी ब्रांड से दे सकते हैं। इसके बाद कंपोस्टेबल प्लास्टिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। नेपियर गैस का तो मैंने प्रोडक्ट बताया। बगास के प्रोडक्ट बनते हैं, वो 5.5 करोड़ का प्लांट है
वो हमने सेकंड फेज में प्लान में रखा है। बट मैं वो मॉडल पे काम कर रहा हूँ कि 5.5 करोड़ की चीज मैं 5 लाख 10 लाख में कैसे करूँ। मैं हमेशा वो सोचता हूँ, मुझे करोड़ों समझ में आते ही नहीं, मुझे लाखों ही समझ में आते हैं। बड़ी चीज को छोटे में कैसे बिठाना है वो मैं कोशिश करता हूँ। तो जो हमने नेपियर ग्रास का मशीन लाया वो 10 लाख का ही मशीन, वो प्लेट भी बनाएगा, चम्मच भी बनाएगा, आपके चाय के कप भी बनाएगा नेपियर ग्रास से। 5.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का आउटपुट ROI क्या, और 10 लाख का अगर माल बनता है तो क्या। मेरी डेयरी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, मेरा कैटल फीड का रॉ मटेरियल, मेरा बायोकोल का मटेरियल, मेरा नेपियर ग्रास के चम्मच, प्लेट, चाय के कप का रॉ मटेरियल, ये सारा रॉ मटेरियल एक ही है, वो है बायोमास, और उसमें भी नेपियर ग्रास। तो एक नेपियर ग्रास बेस्ड इकोसिस्टम, एक से दूसरा लिंक है पूरा, ये हमने बनाया है। इडिबल ऑयल के आगे कंपोस्टेबल प्लास्टिक, हम सब प्लास्टिक को दबा के यूज करते हैं। 2 प्रकार के प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक और मल्टीपल यूज, मतलब बाल्टी होती है, मंगे होते हैं, उसका तो चलो कुछ करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक उठाते हैं, फेंक देते हैं। यहाँ पे पान वहाँ बहुत चलता है, इसलिए वो उदाहरण दे रहा हूँ। उसमें पन्नी बांधते हैं प्लास्टिक की, फेंक देते, थैली लाते फेंक देते, दूध की थैली फेंक देते, ठीक है। कोई भी थैली में कोई बांध के लाया, चाय फेंक देते, अरे कैसे चलेगा, बर्बाद हो जाएगा सब। वो जलता है तब कैंसर करता है, और जमीन में जाता है तब जमीन को बंजर रखता है। इसको बदलना बहुत जरूरी है। मगर आज कंपोस्टेबल प्लास्टिक आ गया है, मगर वो अगर मैं गुजरात में बन रहा वहां से यहाँ लाऊंगा तो आज के प्लास्टिक को कॉम्पीट नहीं कर सकता। इसलिए मुझे हर फैक्ट्री में कंपोस्टेबल प्लास्टिक की यूनिट लगानी है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारे सारे पैकिंग भी इसी प्लास्टिक के द्वारा बने हुए हो। ये टोटल यूनिट विथ लैंड 15 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगभग होता है, और ये पहला प्रोजेक्ट वाराणसी में हो रहा है। इसके बाद जौनपुर, आजू बाजू के तहसील, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ये जगहों पे होके 2025-26 में हम कम से कम ऐसे 21 से 51 प्रोजेक्ट रेडी करना चाहते हैं, और 2030 तक हम 500 फैक्ट्री ऐसी रेडी करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। प्रश्न ये भी आता है इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या, कहां से आएगा। तो मैं आपको ही एक प्रश्न पूछता हूं, आपके आसपास में, आपके शहरों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे होंगे, चलते? एक बिल्डिंग कितने से कितने का बना है? 10 करोड़ 5 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक के मॉल बनते हैं। उनको पैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि उस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है। जिस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मार्जिन्स होते हैं, टर्नओवर होता है, रेवेन्यू होता है, उस बिजनेस को पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। मगर इन्वेस्टर क्या कहेगा, पहले हमको एक प्रोजेक्ट दिखाओ, वो बन रहा है वाराणसी में, 2 महीने में वो रेडी हो जाएंगे, इन्वेस्टर आके देखेंगे, और उनके लिए भी हमने प्रोविजन रखा है। स्थानीय उद्योजक, एसएस के भारत और इन्वेस्टर चाहे 1 हो चाहे 200 हो, हम सब मिलकर ये प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं, और उन प्रोजेक्ट का आगे जाके एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ लाके सबको प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे बिजनेसेस है जो हम बनाने वाले नहीं है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड, गाय के गोबर और गौमूत्र से बनने वाला, मगर जिन्होंने उपयोग किया है उसमें से किसी को भी खड़ा करके पूछ लो, केमिकल फर्टिलाइजर इसके सामने फेल है। ये इतना एडवांस फर्टिलाइजर है, गो ग्रो एनपीके का सॉल्यूशन, फर्टिलाइजर गोल्ड ग्रोथ न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन, और ये प्रोडक्ट गो लाइफ साइंसेस जो कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, गौतम अदानी जी की सगी भतीजी दर्शनी बेन अदानी की ये कंपनी है। और ये प्रोडक्ट इतना यूनिक है, ऑलरेडी हमने 18 राज्यों में पहुंचाया है, मगर किसान आसानी से चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, इट टेक्स टाइम। मगर अब ये अपना रिजल्ट दिखाने लगा है, और हम मानते हैं आने वाले समय में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। इसके साथ साथ हमारी टीम ने ऑलरेडी, उत्सव भाई कहाँ है, उत्सव भाई वहाँ खड़े हो जाइए। उत्सव भाई ने एक जबरदस्त बायो पेस्टिसाइड डेवलप किया है, वो R&D लेवल पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, जिसमें डॉक्टर चेतन बलाल है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए, वो जबरदस्त है। हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं तणनाशक, मतलब वो खरपतवार नाशक एक केमिकल आता है, वो बहुत नुकसान वाली है, वो हमने हर्बल बनवाया, उसका भी ट्रायल चालू है। तो आने वाले समय में बायो पेस्टिसाइड भी हम लाने जा रहे हैं।
तो बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का बिजनेस हर स्टार्टअप में, हर गांव की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? हर एसएससी को बिजनेस होगा कि नहीं? होगा ना? नेक्स्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट। मुझे कोई बताएगा लक्स साबुन कौन सी कंपनी बनाती है? कौन सी? हिंदुस्तान लीवर। बहुत बढ़िया। डव, पियर्स, हेड एंड शोल्डर। भाई साबुन शैम्पू बनाने में कौन रॉकेट साइंस लेगा? हम भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? मगर उनके जैसा मार्केटिंग पावर वो हमारे पास नहीं, और वो अगर हमारे पास हो तो हम उनसे अच्छे प्रोडक्ट बनाने पे भी काम कर सकते हैं, और वो काम एसएसके भारत कर रहा है। 15 जनवरी के पहले साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, मसाला ये एसएसके भारत फैब के अंदर मार्केट में आ जाएगा और एसएससी के लिए अवेलेबल होगा। लोग मुझे पूछते हैं सर प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट अब बनने शुरू हो जाएंगे। दूध के सारे प्रोडक्ट कौन बेचेगा? एसएससी। मसाले के प्रोडक्ट कौन बेचेगा? बताओ भाई, एसएससी। एसएससी की परीक्षा नहीं ले रहा हूं, बताओ जोर से। आपके ऑयल के प्रोडक्ट कौन बेचेगा? एसएससी। कोल कौन बेचेगा कुकिंग के लिए? आपके एरिया में फैक्ट्री है तो कोल कौन बेचेगा? चूल्हा कौन बेचेगा? अभी और प्रोडक्ट चाहिए? इतने में करोड़पति बन जाओगे भाई, ज्यादा लालच चाहिए। तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट आपके लिए 2-2.5 महीने में आ गए, और आप सब बहुत अच्छा बिजनेस करके हम सब हमारे देश की रेवेन्यू देश में रख के उसको रोटेट करके इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, और $5 ट्रिलियन जो भारत की इकोनॉमी बनाने का भारत सरकार का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में अपना भी योगदान दे सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये चाय के कप जो बना थे वीडियो को शेयर कर देंगे। नेपियर ग्रास के चाय के कप है, ये आप कूलर में पीते हो ना, कूलर से भी सस्ता पड़ेगा, और वहाँ मट्टी पकाते हो, कच्ची पक्की होगी तो मट्टी का पेस्ट होगा। यहाँ कोई वेस्ट नहीं, उगेगा काटोगे, सुखाओगे, बनाओगे, उगेगा काटोगे, पकाओगे, और किसान के घर में पैसा जाएगा। ये देखिए चाय के कप है, और इसके लिए मैं विश्वास देशमुख को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे। एसएसके भारत ग्रुप की एक खासियत है, मैं अपने आप को ग्रेट नहीं मानता, मैं वो भी नहीं, हो भी नहीं सकता। हम सब मिलकर ग्रेट बन सकते हैं। हमको सबका इनपुट लेना चाहिए, इनपुट को लेकर काम करना चाहिए, और वही काम हम करते हैं। फ्रूट वेजिटेबल इंडस्ट्री अभी हमारा इसी बार ऑलमोस्ट भी मतलब फाइनल हुआ था कि अदानी विल्मर, क्योंकि हम फर्टिलाइजर उनके ग्रुप का बेच रहे थे, तो अदानी विल्मर वो फर्टिलाइजर से उगे हुए प्रोडक्ट बाईबैक करें, मगर कुछ मैं काम के लोड में था, और ये बहुत बड़ा साइकिल है, तो इसको आसानी से करना कठिन है, तो हमने उसको थोड़ा होल्ड रखा। अभी हम उसको ऊपर भी काम करेंगे, बट टेक्निकली एसएसके भारत अपनी खुद की फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड से खुद खेती करके, खुद उगवा के, खुद की शॉप, फ्रूजी शॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप, एसएसके भारत फ्रूजी शॉप के माध्यम से अपने प्रोडक्ट यानी अपना वेजिटेबल, अपने फ्रूट और अपना अनाज हम खुद बेचते जाने वाले। We are developing an entire ecosystem. हम किसी के हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे भाई, मेरा मार्केट, हम खुद अपनी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, और गांव गवर्नमेंट जो फ्रेंचाइजी बना रहे हैं वो एसएसके भारत सेल्फ सर्विस एंड सप्लाई सेंटर यानी एसएससी, और शहरों में एसएसके भारत हाइपर सेल सेंटर यानी एचएससी, ये हम बनाने जा रहे हैं। और ऑलरेडी मुझे लगता है 10-15 बन चुके हैं यहाँ पे आसपास में। अभी तो प्रोडक्ट लिए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट इस दिवाली से अगली दिवाली के पहले डैम श्योर हम 10,000 से ज्यादा एसएससी और एचएससी बना के ही रहेंगे, और ये करोड़ों का टर्नओवर वाला बिजनेस है। हम कंपनियों को दे सकते हैं, विदेशों में दे सकते हैं, हर जगह पे दे सकते हैं। हम और एक चीज पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, क्यों? बना तो लेते, बेच नहीं पाते। तो हमने एक मॉडल किया है, हम किसी विदेशी कंपनी के पास तब जाएंगे जब वो बहुत आवश्यक होगा। भारतीय कंपनी का बिजनेस हम करने को तैयार है, मगर हर वो स्टार्टअप जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो स्टार्टअप के प्रोडक्ट को भी हम मार्केट करेंगे, और उसको करने के लिए स्टार्टअप मॉल, स्टार्टअप मार्ट, ये भी हम भविष्य में बनाने जा रहे हैं। ये सारी जो चीजें कह रहा हूं मैं, ये वाराणसी में 6 महीने के अंदर आपको दिखाऊंगा। ये कहने रहा हूं, करके दिखाऊंगा। ये हम सब करके दिखाएंगे, हम सब मिलकर करके दिखाएंगे। आप सबका सहयोग है तो बहुत आसान है।
हमारे स्टार्टअप किसी को फॉरेन गिफ्ट नहीं दे सकते, हाँ, किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, कहां से बेचेंगे अपना माल? हम उनका माल भी बेचेंगे क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हमारे देश के। और ऐसी कंपनियां जब बड़ी बनेगी तब देश हमारा फिर से विश्व गुरु बनेगा। वो हम करने जा रहे हैं। और फ्यूचर प्लान में हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से लेके जितने मॉडर्न फार्मिंग की चीजें वो सब भी स्टार्टअप के अंदर लाने वाले हैं। बायोगैस एंड सीबीजी प्रोडक्ट्स। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। जब से मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा, जब से मैंने समझा, जितना मैंने जाना, और फॉर्चुनेटली मैं इस इंडस्ट्री में बहुत नॉलेजेबल और अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। वो लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं क्या लिमिटेशन होता है, क्या अच्छा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर ये वायबल नहीं हुआ तो ये पूरा पैसा डूब जाएगा, और अगर ये प्रॉपर वे से नहीं चला तो भी डूब जाएगा। मगर एक बात तो सही है कि कॉमन आदमी तो इस इंडस्ट्री में कभी नहीं है। 50 करोड़ किस कॉमन आदमी के पास है भाई? कौन उसको लोन देने वाला है? कौन उसको फंडिंग करने वाला है? कोई नहीं करने वाला। तो जैसे ही अभी ये पूरी, जैसे काशी का वाराणसी क्लीन फ्यूल, काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल एंड नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी ऑलरेडी 2 साल से है। इस साल में बिजनेस हो रहा है। 2025-26 में इसका एसएमई आईपीओ लाने वाला है। वो जो फंड रेज होगा वो फंड से हम बिजनेस ग्रोथ करेंगे। इस फैक्ट्री में तो हम अपने फंड से सीबीजी पे काम करने वाले हैं, बट आने वाली फैक्ट्रियों में वो आईपीओ के पैसे से सीबीजी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मगर हम एक एंटायर यूनिक मॉडल पे काम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि मेरा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। मगर ऊर्जादाता का मतलब क्या बायोमास सप्लायर बनेगा? मतलब अगेन माल वो लेंगे, मसाला पर और खाएगा, क्योंकि कॉमन आदमी को सीबीजी प्लांट लगा नहीं सकता। बहुत लोग काम कर रहे हैं 2 TPD 3 TPD पर डे के प्रोजेक्ट पे, पर डे आउटपुट। वो प्रोजेक्ट्स आर नॉट वायबल। कम से कम 10 टन आउटपुट अपना 2 दिन का, तब तक आपका प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। तो मैं, हमारी पूरी टीम, प्रोजेक्ट टीम एक नए मॉडल पे काम कर रही है। नेपियर घास की खेती किसान कर सकते हैं, तो बायोगैस किसान क्यों नहीं बना सकते? हर गांव में, हर एसएससी के पास, हम अभी आरएनडी लेवल पे हैं। इसमें चैलेंजेस आनी है, बायोगैस बनेगा कितना, वो सप्लाई कैसे होगा, वो प्रोसेस कैसे होगा। बट हम उस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि ये सीबीजी प्रोजेक्ट 50 करोड़ का 10 करोड़ के अंदर ही हो जाएगा। तब जाके कॉमन लोगों के पास आएगा, जिसमें गांव-गांव में हम बायोगैस टैंक रखने वाले हैं। क्या वो फोटो है यहाँ पे? दिखाइए। ये है वो टैंक। इसके अंदर काऊ डंग डाल दो आप मिक्सर करके, या आपका किचन वेस्ट कुछ भी डाल दो, वो जाएगा, गैस बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा टैंक, वो गैस आप निकाल लो, ठीक है। अब कुकिंग में इसको यूज कर सकते हो बायोगैस को, मगर हम उससे आगे जा रहे हैं। हम किसान को बोलेंगे ये बायोगैस मैं खरीदता हूँ, अच्छी बात है। और अच्छी बात बताऊँ, उसमें से स्लरी निकलेगी, वो भी खरीद कर फर्टिलाइजर में जाएगा, मगर उसमें से सॉलिड निकलेगा। वो सॉलिड से हम जूस स्टिक बना सकते हैं, यही पैलेट के मशीन से 8 mm पैलेट। वही इससे वाराणसी के अदानी के सीबीजी प्लांट में हमने एक मशीन लगाया जिसमें बायोकोल फ्रॉम जो मेन्यूर आया उसमें से बायोकोल बनाया। हालांकि उसमें कुछ चैलेंजेस आए, बट उसको हम एडवांस करके देंगे। तो पहली बार हमने वो काम किया। तो ये बायोगैस प्लांट हर एसएससी, मेरी 100 एसएससी है, उसमें हमने ये तो छोटा है, इसमें बड़े भी आएंगे। अब बोलेंगे जिनके पास गाय है वो मुझे दूध देगा, वो मुझे गौमूत्र देगा, वो मुझे गोबर देगा, करेक्ट है। वो गोबर वो चाहे तो उसमें डालेगा सीबीजी में, यानी बायोगैस प्लांट में। उसको हम नेपियर का पाउडर सप्लाई करेंगे। आगे बायोगैस बनता किससे? एनारोबिक डाइजेस्टर में इन एब्सेंस ऑफ एयर जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, वो जो खाते हैं उसको जो आउटपुट आता है वो है गैस। और ये गैस बनता अगेन हार्ड मेटल से, ड्राई मेटल से। गोबर के अंदर 90% 85% पानी है, तो 15% 10% का बनेगा।
नेपियर पाउडर जब मैं 100% ड्राई दूंगा, वो और वो मिक्स करके डालेंगे तो गैस का आउटपुट पूरा चेंज हो जाएगा और गांव-गांव हमारा बायोगैस प्रोडक्शन यूनिट बनेगा। अरब में गांव-गांव तेल के कुएं होते हैं, मेरे देश के गांव-गांव में सीबीजी के बायोगैस के कुएं लगेंगे। वो जमीन के नीचे होते हैं या जमीन के ऊपर लगेंगे। ये प्रयोग हम कर रहे हैं, भगवान की दया होगी, काशी विश्वनाथ बाबा मां गंगा की आशीर्वाद होंगे तो हम इसको करके दिखाएंगे। और अगर ये कर दिया तो ये इतिहास होगा। ये कॉन्सेप्ट आज तक ना कोई सोचा है ना किया है, ये पहली बार एसएस के भारत में करने जा रहा है और ये सक्सेस होने के बाद हर घर बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोई देसी गाय छोड़ेगा नहीं, कोई गाय कटने जाएगी नहीं, कोई गाय बिकेगी नहीं, हर गाय का वैल्यू मिलेगा और वो भारत देश को सुधार बनाएगा। हम सिर्फ गाय पे नहीं काम कर रहे, हम गाय की भी इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। उसका गोबर का भी बना रहे, दूध का भी बना रहे, गौमूत्र का भी बना रहे, उसमें से बायोगैस बना रहे, उसकी स्लरी भी लेंगे, उसका गैस भी लेंगे, उसको चाहिए तो रॉ मटेरियल के रूप में नेपियर का उसका पाउडर भी लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आज जो मैं बोल रहा हूँ, ये आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, ना किसी ने सुना होगा इंडस्ट्री ने, ना किसी ने सोचा होगा। हम ऑलरेडी इस पे आगे बढ़ चुके हैं, मगर मुझे 4-6 महीने लगेंगे। और ये जो गैस आएगा, गैस बलून होते हैं छोटे, उसमें लाके एक जगह पे लाया जाएगा, गैस बलून में स्टोर किया जाएगा और 10 टन पर डे उसको प्रोसेस करके उसमें से सीबीजी बनाया जाएगा। जो 50 करोड़ का प्लांट है उसमें 100 टन माल लाओ, बड़े बड़े डाइजेस्टर बनाओ, फिर उसका पीएच मेंटेन करो, टेम्परेचर मेंटेन करो। यहाँ पे कुछ नहीं, गैस आया, प्रोसेस हुआ, 10 टन पर डे का प्रोसेसिंग यूनिट मैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ में लगा सकता हूँ। और ये जो गैस है, इसके लिए हर किसान को सब्सिडी अवेलेबल है। ये अगर कोई किसान लेता है, जैसे वो ट्यूब आते हैं, पता होगा आपको, वो भी बायोगैस बनाते हैं, उससे ये एडवांस वर्जन है, तो ये हर किसान को सब्सिडी पे मिलता है। हर किसान लेगा, सप्लाई करेगा और उसका प्रोसेस करके हम सीबीजी आउटपुट देंगे। उनकी स्लरी लाएंगे, स्लरी को सॉलिड लिक्विड से अलग करेंगे। सॉलिड जो है वो जाएगा आपका कोल या धूप सीख में, लिक्विड जो है वो जाएगा फर्टिलाइजर में। मगर मैंने उससे भी आगे काम किया, क्योंकि वो फर्मेंटेड लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो मैंने बताया कि हम खेती करवाने वाले, स्पिरुलिना की खेती करवाने वाले हैं। जब ये उसमें गिरेगा तब प्रोडक्शन वैसा आएगा। एक से कड़ी दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी जब जुड़ेगी ना, तब माला बनती है। ये काम हमने एसएस के भारत स्टार्टअप में करके दिखाया, पूरी इकोसिस्टम डेवलप की है। और ये इस प्रकार के सीबीजी प्लांट अगर हम सक्सेसफुली कर पाए तो ये इतिहास होगा और ये भारत देश को कहां से कहां ले जाएगा। बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहे हैं मित्रों, मगर इसमें हम सबको बहुत मेहनत करनी है। मेरी टीम पिछले 7 दिन से दिन रात सोई नहीं, मैं भी लेट हुआ क्योंकि मैं भी 5-7 दिन से बिल्कुल सोया नहीं। मैं दोपहर को जाके सो गया था थोड़ी देर, हालांकि नींद नहीं आई, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। मगर हम सब जब मिलके मेहनत करेंगे ना, तब ये काम बहुत आसान है। और ये अब हम करने जा रहे हैं, तो सीबीजी में भी रिवॉल्यूशन लाएगा तो एसएस के भारत लाएगा। एक स्टार्टअप कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1 साल का, पहले 4-6 महीने आपको सेट होने को जाएंगे, फिर 50 करोड़ से लेके 1000 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक स्टार्टअप का हम करके दिखाएंगे। ये भी आपको 2 साल में देखने को मिल जाएगा। हर कंपनी का एक एसएमई आईपीओ, आपको पता नहीं होगा कि पता नहीं मुझे, जलाराम टेक्नोलॉजी है, मोबाइल की कंपनी है, मोबाइल की कंपनी नहीं है, मोबाइल बेचते हैं, 12 फ्रांचाइज है, 50 करोड़ का आईपीओ है और उनको जो बिडिंग मिला वो 4800 करोड़ का। आपको पता नहीं होगा सूरत में ऐसी कंपनियां जो बटन बनाती है, उनके आईपीओ है। जब आपका बिजनेस होगा, फैक्ट्री होगा, बिजनेस मॉडल होगा, गांव-गांव में फ्रेंचाइजी होगी, टर्नओवर होगा, रेवेन्यू होगा, एक तालुका में काम करोगे, 10 तालुका में काम करोगे, दुनिया में काम करोगे, तो आपका आईपीओ आ सकता है कि नहीं। इसकी तैयारी हमने अभी से की है और पहला आईपीओ काशी विश्वनाथ नेचर प्राइवेट लिमिटेड का 25-26 में आ जाएगा, उसके लिए हमने काम किया। और एसएस के भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड, इसका आईपीओ 2028 से 30 के बीच में मेन बोर्ड आईपीओ आएगा। और जो इक्विटी हम लोगों को दे रहे हैं वो आज से चेंज हो गया है, जो 25 से दे रहे थे वो 30 हो चुका है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बंद हो चुका है। बट मैं आपको दिखाता हूँ साल भर में 100 रुपये, मैं 100 से भी बेच के दिखाऊंगा। जिस तरह से हम जा रहे हैं ना, वो आंधी है और जो होगा वो क्रांति है। नेक्स्ट प्लीज।
ये काशी विश्वनाथ का आईपीओ का शेड्यूल टाइमिंग, ये एसएस के भारत का शेड्यूल टाइमिंग। तो अभी भी कोई रह गया हो तो बताने से अच्छा है कि आ जाए। ये अपॉर्चुनिटी हम सिर्फ अपने जान पहचान वाले लोगों को दे रहे, तो जो लेना चाहता है वो ले, बाकी बड़े बड़े हाथी को खड़े ही। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। आवर विजन टू ब्रिंग बैक एंशिएंट ग्लोरी ऑफ भारत अगेन। जो भारत की ग्लोरी थी दुनिया में, विश्व गुरु की, वो हमको फिर से लानी है। और टेकिंग इंडिया टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर एंड ग्रीन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये बनने में जो हमसे योगदान हो वो हमको देना है। ये हमारा विजन है, मिशन है। और फिर से हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो आओ मिलकर करते एक नई शुरुआत एसएस के भारत ताकत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू। तो ये प्रेजेंटेशन हुआ। अब सेकेंड सेशन पे हम जाते हैं, एफिलिएशन। हमारे कुछ लोगों को हम आज यहाँ पे सम्मानित करने वाले हैं। मैं 5 मिनट